यूं तो उत्तराखंड राज्य की पहचान एक हिमालयी राज्य होने के नाते और देवभूमि के नाते सदियों से होते आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड अन्य क्षेत्रों में भी बेहतरीन काम कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण है उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन। प्रदेश में पहली बार रेशमी एवं मिश्रित रेशमी उत्पादों का व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें रेशमी साड़ियां, वेस्टकोट, शॉल, मफलर, स्कार्फ, फैब्रिक एवं अन्य उत्पादों का उत्पादन हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं आनंद एडी शुक्ल सर से, जो कि एमडी हैं रेशम फेडरेशन के। सबसे पहले तो काव्य, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा था कि कभी आपसे बात करने का मौका मिले जी। कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं इस राज्य में काम करते हुए, 17-18 साल की सर्विस में, जिसमें हम लाइवलीहुड जनरेशन और प्रायोरिटी सेक्टर के लिए काम करते हैं जी। तो विभिन्न समयों में विभिन्न तरह की परियोजनाओं में मुझे काम करने का मौका मिला हुआ है और अभी भी करीब करीब मैं 22 मूल्य श्रृंखलाओं पे, जो कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार से संबंधित हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ जी। तो मेरा सतत प्रयास रहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर परिचर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इस वक्त पे आप एमडी की पोजीशन पे हैं रेशम विभाग के अंदर, और भी बाकी बहुत चीजें देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि जैसा मैं देख रहा था कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष आपकी जो आय कहें या सेल कहें या जो रेवेन्यू है, लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। तो ये अनुभव कैसा रहा एक उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इस तरह का इनिशिएटिव और उसके रिजल्ट्स? वस्तुतः ऐसा है कि मेरा मूल पद जो है वो अपर निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड का है जी। उसके साथ साथ हम एक परियोजना संचालित कर रहे हैं जिसमें मैं परियोजना निदेशक के रूप में काम कर रहा हूं। वो है राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना। उसमें कृषि और उससे सहवर्ती क्षेत्र जो हैं वो बहुत सारे उसमें सम्मिलित हैं। रेशम फेडरेशन एक अलग बॉडी के रूप में यहाँ पे काम कर रहा था। रेशम विकास विभाग भी अलग से कार्य कर रहा है। पिछले 4-5 महीने पहले मुझे उसके प्रबंध निदेशक के रूप में सरकार ने कहा कि आप यहाँ पर काम संभालिए, तो वहाँ पे मैंने देखा एक पोटेंशियल दिखाई देता है। जैसे कि जब आप सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं तो आपको जो चीजें होती हैं उसमें आपको एक संभावना दिखाई देती है। तो वो संभावना मुझे दिखाई दी। बहुत थोड़ा स्टाफ है फेडरेशन के पास, 5-7 लोगों का ही स्टाफ है जो कि इसमें काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले तो उसके रिसोर्सेज देखे कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम इमीडिएट यूटिलाइज करके लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और आर्थिक रूप से इसको भी फेडरेशन को भी मजबूत बना सकते हैं। तो जब उनका ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे ये लगा कि पहले तो हम प्रोडक्शन पे ध्यान दें, फिर इसके बाद उसकी मूल्य श्रृंखला स्थापित, फार्म टू फैशन जी। अगर हम फार्म टू फैशन तक नहीं जाते हैं तो न तो हम उसको ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएंगे, न तो उससे प्रॉपर अर्निंग कर पाएंगे। तो उससे, उस मूल्य श्रृंखला से जुड़े हुए जो भी परिवार हैं या जो भी लोग हैं, उनकी आय सृजक गतिविधियां संचालित करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट टर्म अपने टारगेट बनाए और कुछ अभी हमने लॉन्ग टर्म टारगेट भी बनाए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाहूंगा कि करीब 60 से 70 ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां हैं जो कि रेशम फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं और उनके लोग कोकून का उत्पादन करते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि कोकून से ये लोग रेशा धागाकरण करके और धागा बनाते थे और धागे को ही उसको सेल कर देते थे। तो अब हमने इसमें एक व्यवस्था ये कर दी कि हम जितना भी कोकून हमारे राज्य में होता है उसका हम पूरा का पूरा हम अपने फेडरेशन के लिए खरीद लेते हैं। खरीद लेने के बाद हमारी रीलिंग यूनिट है सेलाकुई में, वहां पर हम इसका धागाकरण करते हैं। धागाकरण करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चले गए कि अब हम ही उसकी ट्विस्टिंग करेंगे और हम ही उसका कपड़ा बनवाएंगे। तो हम कपड़ा भी हमारे पास बनने लगा। कपड़ा बनने लगा तो जो यहाँ के ट्रेडिशनल 8-10 आइटम्स हैं कपड़े में, उनको हमने पहले बनवाना शुरू किया। चाहे वो साड़ी है, चाहे सूट है, चाहे शर्ट के कपड़े हैं, मफलर है, स्कार्फ है, टोपी है। तो इस तरह की चीजें जो हमने उसको बनाना शुरू किया और इसके 4 रिटेल आउटलेट सेंटर जो है, 1-2 पहले से भी चल रहे थे, वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे, तो मैंने उनको सुदृढ़ भी किया, उनको चेंज भी किया और आज हमारे 4 सेंटर फुली रन कर रहे हैं। एक राजपुर रोड पे है और एक प्रेमनगर में जो हमारा मुख्यालय है वहां पर है, मसूरी में है और ऋषिकेश में है। और नेक्स्ट जून से पहले पहले तक हम अपने 10 रिटेल आउटलेट सेंटर अपने इसमें उत्तराखंड में, और अगर हमारी संभावना बनती है तो 1-2 जो है हम दिल्ली में भी इसको ओपन करना चाहेंगे। एक हमारा प्रयास है कि हमको अगर यहाँ जगह मिल जाती है
एयरपोर्ट पे जौलीग्रांट, तो एक हमारा सेंटर वहाँ पे रिटेल आउटलेट सेंटर वहाँ पर भी रहेगा। दूसरा जो अभी एक बहुत अच्छा हुआ कि हमको सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सिल्क को 100% प्योर सिल्क के रूप में प्रमाण पत्र दे दिया है, उसका प्रमाणीकरण हो गया है। मेरे रहते अभी 1 महीने पहले ही उसका प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट भी हमको मिल गया। दूसरा, हम एक टाई अप करने जा रहे हैं, रेशम घर करके ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अधीन पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी रेशम उत्पादक हैं उन संस्थानों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे रिटेल आउटलेट सेंटर के साथ साथ पूरे इंडिया में और जो भी क्वालिटी वर्क होता है खादी और रेशम में, उनके प्रोड्यूस भी हमारे सेंटर पे अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा वहां पर सिल्क टेस्टिंग कि हम प्योर सिल्क ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसकी मशीन भी वहां पर रहेगी। अगर कोई आदमी अगर कहीं सिल्क की साड़ी कहीं से भी खरीदता है, सिल्क का कपड़ा कहीं से भी लेता है, तो आकर के वो हमारे सेंटर पे चेक कर सकता है कि वो 100% सिल्क यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो दून सिल्क आप लोगों ने नाम रखा, ये थॉट कैसे आई कि देहरादून के नाम पे इसको किया जाए? देहरादून के नाम पर तो है काव्य, लेकिन इसका इतिहास बताना चाहता हूं मैं कि आप जानते होंगे कि मध्यकाल में और बहुत प्राचीन समय से रेशम मार्ग की अवधारणा थी, जिसमें चाइना से लेकर के मध्य एशिया तक रेशम मार्ग था। हमारा जो सिल्क रूट बोलते हैं, तो हमारा जो ये पोर्शन पड़ता है ये सिल्क रूट पे पड़ता था। वो पिथौरागढ़ से निकलते हुए और यहाँ से जौनसार बाबर होते हुए फिर हिमाचल होते हुए फिर वो आगे की तरफ बढ़ता था, अफगानिस्तान तक जाता था, मध्य एशिया तक जाता था। उस पे 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यहाँ पर सिल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अभी आपको संभवतः ज्ञात होगा कि हमारी मतलब बहुत अच्छी विरासत है सिल्क में, और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में इसीलिए सिल्क का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर देहरादून में एस्टेब्लिश किया। यहाँ रेशम माजरी एक गांव है। अभी भी 19वीं शताब्दी में बने हुए भट्टियां जहां पर की कोकून को बॉयल किया जाता था और उनसे रेशम के धागे निकाले जाते थे, तो वो सब विरासत हमारे पास है। मेरा अगला टारगेट है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में मैं उस विरासत को संरक्षित करने का प्रयास करूं एज ए प्रबंध निदेशक यूसीआरएफ। दूसरा जो है जो इसमें तरीका है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, लेकिन वो उत्तराखंड बनने के बाद अभी बहुत अच्छा काम उसमें नहीं हो पाया है। हमारे पास लैंड होल्डिंग 1000 एकड़ से ऊपर है। अच्छा। इसमें जिसमें रेशम के फार्म हैं, रेशम डिपार्टमेंट के अधीन है और हमारी प्राथमिक समितियों द्वारा संचालित होता है, लेकिन उनके सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है, तो हम प्रोडक्शन में बढ़ जाएंगे। अभी हम 25,000 किलोग्राम एनुअल करीब करीब कोकून का उत्पादन कर रहे हैं, जो कि पूरे अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो हम साउथ के स्टेट से कोई भी कम्पिटिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्शन कास्ट कम है, उनके यहाँ बल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी रेशम और चारों प्रकार के रेशम जो होते हैं, मलबरी है, एरी है, मलमल है, ये सब सारी जितनी भी चीजें हैं वो हमारे यहाँ संभावनाएं बहुत है। जैसे कि हमारे जो वनोत्पाद पे आधारित जो रेशम का टसर का जो उत्पादन है, तो उसको अगर हमने बढ़ावा दिया तो हम निश्चित तौर पे बहुत यूनिक प्रोडक्ट के साथ आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेते हुए दून सिल्क के नाम से इसको ब्रांडिंग करने का निर्णय लिया हमारे बोर्ड ने, संचालक मंडल ने, और फिर हमने इसको मार्क भी कराया और इसकी फिर हमने इसका पेटेंट भी लिया दून सिल्क के नाम से, और हम इसी के नाम से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर पोटेंशियल की बात करूं पूरे राज्य के अंदर, एक तो जैसे आपने साउथ का जिक्र करा, तो वहां पे आम तौर पे लोग अपने डेली रूटीन में भी पहनावे में इस्तेमाल करते हैं, तो शायद जिसको कहते हैं कि वहां पे प्रोडक्शन भी उस लेवल पे हो जा रही है और उनको वहीं मार्केट भी मिल जाता है। उत्तराखंड में कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं? देखिए, इसके लिए ऐसा है कि सिल्क जो बेसिकली पहना जाता है ये गर्मियों की जगह पे, गर्म वाली जगहों पर पहना जाता है। हमारा पर्वतीय क्षेत्र जो है वो अधिकतर ठंडा रहता है, तो वहां के लिए सिल्क और ऊल को मिक्स करके जो भी हम क्लॉथ्स बनाएंगे वो वहां के लिए यूजफुल है और वो उसको अच्छे तरीके से पहन सकते हैं। सिंथेटिक रेयान जितने भी हम यूज करते हैं, आप देखिए स्किन की एलर्जी, दुनिया भर की चीजें हैं, और ये तो प्योर प्रोटीन है और उसको हम कपड़े के रूप में यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इसको बढ़ावा देते हैं, और थोड़ा महंगा पड़ता है, कास्टली है, एलाइट क्लास के लिए है, जनरल इसका वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको तो ज्वेल्स के रूप में माना जाता है ना, गहने के रूप में माना जाता है। जैसे इत्र जो है वो भी गहना है, और उसी तरीके से सिल्क जो है ये भी गहने के रूप में है। जैसे ढाका का मलमल कहा जाता है, तो ढाका का मलमल का मीन्स ही यही होता है कि वो उसको कहा, उसके लिए तो ये है कि वो 10 मीटर की अगर साड़ी होगी तो वो भी एक रिंग के अंदर से गुजर जाती है। और अभी भी आज की डेट में हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपसे।
मैं सेलाकुई वाले प्लांट का भ्रमण कर रहा था, तो उस दौरान मैंने देखा कि कुछ लकड़ी के ऐसे ढांचे जो कि 40-50 साल पहले यूज में आते थे, वो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मुझे कोई बहुत आइडिया नहीं है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल चीजें होती हैं और इसके एक्सपर्ट जो सेरिकल्चर के होते हैं अलग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है मेरे से अच्छा हो सकता हो, लेकिन ये वाला नहीं होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये पारंपरिक तरीका है रेशम के धागे बनाने का। तो एक ड्यूपिन होता है जो कोकून खराब हो जाता है या जो मर जाता है या जो क्रैक कर जाता है या दो कोकून आपस में सट जाते हैं, तो उसको ये रद्दी के भाव बेच देते थे, 10, 20, 30 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते थे। मैंने कहा कि मुझे एक किसी ने सजेस्ट किया, जो पहले से जब लोग हाथ पे काम करते थे, करघे पे काम करते थे इसका धागा निकालने के लिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको भी पारंपरिक कटघई बोलते हैं उसको, तो कटघई के आधार पे हम इस पे काम कर सकते हैं जी। तो मैंने जो पहले से आज से 30-40 साल पहले जिन्होंने इस पे काम किया होगा, उन लेडीज के पास 8 नई महिलाओं को, जो नई लड़कियां थी, औरतें थी, उनको मैंने इसमें भेजा कि मैंने कहा आप वहां से ट्रेनिंग ले लो और कि कैसे इसको निकालते थे। और 2 बड़े वाले तसले जिसमें कि कोकून को गर्म करते रहते हैं और उसको उस कटघई पे चला करके उसके धागे निकालते रहते हैं। ये सक्सेस स्टोरी बनी और आज उन 8 महिलाओं को अलग से रोजगार मिला हुआ है। उनको हम 400-500 रुपए पर डे के हिसाब से पे करते हैं। वो 2 से 3 किलो धागा बनाती हैं प्रतिदिन। अच्छा। उस वेस्ट से, उस बेस्ट से बेस्ट की कंडीशन में हम चले गए। तो इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है अभी। तो जो है कि एकदम कबाड़ से रेशम बनाने वाली, तो अभी वो सक्सेस है। हम 2 से 3 किलो रेशम पर डे जो है हम कबाड़ से बना रहे हैं अपने। तो इस तरह के इंटरवेंशन, अब 8 लोगों को रोजगार मिल गया, परमानेंट रोजगार मिल गया। हमारे पास वो जो वेस्ट पड़ा रहता था उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। और उस धागे का उपयोग हम क्या कर रहे हैं कि जो फाइन रेशम है, ये वाला बिकता है 4000 से 5000 रुपए किलो, जो ये मोटा वाला निकल रहा है। और जो हमारा मशीन से निकलता है वो 3 से 3500 रुपए किलो बिकता है। अच्छा। तो ये वाला जो है इसको हमने यूज करते हैं हम टोपी में, मफलर में, स्कार्फ में, और इसके अलावा बेस कोट में। तो उसके लिए जो कपड़ा बनाते हैं उसमें इन दोनों की ट्विस्टिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो देहरादून से हमें देख और सुन रहे होंगे वो तो ऑफलाइन जा सकते हैं, क्योंकि हमारा रेडियो जो है प्रदेश भर के अंदर और यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं उन तक भी पहुंचता है। क्या ऑनलाइन की भी कोई सुविधा है कि ऑनलाइन अगर परचेस ऑनलाइन हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्लान कर रहे हैं। अभी हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें से जो रिनाउंड प्लेटफॉर्म होंगे उनसे बात चल रही है। अच्छा। और उसका भी हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो सिस्टम भी हम ले आएंगे, जिससे कि हमारे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो उनके साथ मिल सके। दूसरा, अभी हमने अपने वाइलाज में संशोधन करके पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे जैविक उत्पाद जो कि रेशम वस्त्रों के साथ जिनकी बिक्री की जा सकती है या जिनको उपलब्ध कराया जा सकता है, उनके लिए भी हम व्यवस्था अपने रिटेल आउटलेट्स पे भी कर रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और एक रेशम के मामले में भी जो ब्रांड बनाने की कोशिश है दून सिल्क को, वो ब्रांड बने और हर कोई उसको पहने, यही मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।